आज हमारा चाय सेशन है, चाय सेशन नंबर 2। हम लोग ने लास्ट फ्राइडे को एक चाय सेशन किया था और दूसरा चाय सेशन हमारा आज है। चाय सेशन का जो मेन पर्पस है वो बेसिक ये है कि हम लोग पूरा हफ्ते में जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ करते हैं, चूंकि हमारी इंटरेक्शन उस तरह से आपस में नहीं हो पाती, तो एक फ्राइडे वाले दिन हम बैठे और हम डिस्कस करें कि लास्ट 4 डेज में जो हमने पढ़ा था उसका प्रोग्रेस क्या है। साथ ही साथ मुझे कल ये रियलाइज हुआ कि मुझे आप लोगों को एमएस वर्ड का एक वॉक थ्रू करा देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जब राइटिंग करनी है तो हमने वर्ड ही को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है और इसमें से कुछ एक ही फीचर्स है जो मतलब ज्यादा यूज होते हैं, सारे फीचर्स यूज नहीं होते हैं। तीन मेन एमएस ऑफिस में से तीन मेन एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं उनमें से एक वर्ड है, एक पावर पॉइंट है और तीसरा नंबर पे एक्सेल है, जो बहुत ही पर्टिकुलर है और बहुत स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होती है, नॉर्मली यूज नहीं होती है। पावर पॉइंट भी मुझे बहुत कम पावर पॉइंट्स मिली है लोगों के लिए बनाने के लिए। मोस्टली जो है मतलब वर्ड में आप लोगों का काम चलता है। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ठीक हो गया हमला, थैंक यू। अच्छा, एमएस वर्ड का वॉक थ्रू करने से पहले हम क्वेश्चंस के आंसर्स कर लेते हैं। थैंक यू सुनेश। अच्छा जी, हमारा जो फर्स्ट स्लाइडों पे जो मुझे क्वेश्चंस आए हुए पहले उनको देख लेते हैं, फिर हम वन टू वन इंट्रोडक्शन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, जो पहला क्वेश्चन आया वो आया हुआ है, आर्टिकल के लिए ग्राफ या इमेज विदाउट कॉपीराइट कहाँ से ले सकते हैं, और आर्टिकल 1000 वर्ड्स का होना जरूरी है? आर्टिकल 1000 वर्ड्स का होना जरूरी नहीं है, ये आपकी क्लाइंट के डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितने का आर्टिकल चाहिए। अगर आपने सैंपल लिखना है तो आपको 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना चाहिए, क्योंकि जब आपको सैंपल अपने क्लाइंट को भेजते हैं तो उसको आपकी कैपेसिटी पता चलती है कि अच्छा ये बंदा 1000 वर्ड्स जो है वो फ्लो में लिख सकता है। और जब आप ब्लॉग का सैंपल भेज रहे हो तो वो छोटा होना चाहिए और आर्टिकल लंबा होना चाहिए, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप आर्टिकल को 1000 वर्ड्स का रखें और ब्लॉग को आप 400-500 वर्ड्स का रखें। आर्टिकल के लिए ग्राफ या इमेज जब हम लेते हैं तो अगर ग्राफ जो होते हैं मोस्टली आपको इकोनॉमिक डाटा इस किस्म की चीजों के लिए चाहिए होते हैं, आप हमेशा उसको नीचे सोर्स लिखते हो और मतलब उसकी सोर्सिंग करते हो। आप लोगों को मेरी स्लाइडों वाली नजर आ रही है? एक सेकेंड। ठीक है, अब आ रही होगी आपको। अच्छा जी, जब हम ग्राफ लेते हैं, ऐसी कोई चीज लेते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग उसका रेफरेंस लिखते हैं। मतलब हम फॉर एग्जांपल मैंने जो है आईएमएफ से एक ग्राफ उठाया, ठीक है, या एक डाटा उठाया, उन्होंने मतलब उसको पाई चार्ट बनाया हुआ था या कोई लाइन ग्राफ बनाया हुआ था, अगर वो मैंने वहां से उठाया तो मैं नीचे उसका सोर्स लिखूंगी कि मैंने वहां से उठाया है। ऑल्सो कुछ इकोनॉमिक डाटा आपको फ्री मिलता है और कुछ इकोनॉमिक डाटा के ऊपर कॉपीराइट्स लगे होते हैं, तो वो आपने देख लेना कि अगर वो कॉपीराइट है तो मतलब आप उसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मुझे आज तक कभी मतलब कॉपीराइट का ऐसा इशू नहीं हुआ, क्योंकि मैं शायद मोस्टली एकेडमिक साइड पे रही हूँ, तो वहाँ पे जब स्टूडेंट्स के लिए आप असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं तो उन लोग को कॉपीराइट का इतना ज्यादा इशू नहीं आता, तो मुझे मतलब ऐसा कभी ऐसा इशू फेस नहीं हुआ है। अच्छा जी, जोनेश ने क्वेश्चन लिखा है, जोनेश ने क्वेश्चन लिखा है कि बीइंग अ फ्रीलांस राइटर, हाउ शुड वी डिसाइड रेट ऑफ पे एंड पेमेंट प्रोसेस, हाउ वी विल सिलेक्ट आवर क्लाइंट्स इन द डिजिटल वर्ल्ड। जो सिलेक्ट आवर क्लाइंट्स वाली बात है, इसके ऊपर हम लोगों ने फर्स्ट वीक में पूरा वीक हमने इसी पे बात की थी, जब हम प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे थे कि आप लोगों ने कहाँ पर जाके अपने लिए क्लाइंट्स निकालने हैं, ढूंढने हैं। तो सारे प्लेटफॉर्म्स जो कि linkedin.com है वो है, वहाँ पर होते हैं प्लेटफॉर्म्स पे। हम नेक्स्ट वीक में दोबारा डिटेल में बात करेंगे, तो वहाँ पे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा कि आपको क्लाइंट्स कैसे मिल रहे हैं और आपने उनसे पेमेंट्स कैसे लेनी है और ये सब चीजें। जहाँ तक रेट ऑफ पेमेंट की बात है, वो मोस्टली डिपेंड, ऐसा कोई बात नहीं है कि मार्केट में कोई रेट चल रहा होता है और आपने वही रेट लगाना होता है, ऐसा कोई सीन नहीं है। सो बेसिकली होता है आप नेगोशिएट करते हैं। जो ज्यादा अच्छी वाली वेबसाइट्स है जैसे फाइबर वगैरह है, अपवर्क वगैरह है, वहाँ पे तो रेट्स लिखे होते हैं, स्टिल आप नेगोशिएट करते हैं, मतलब एक लाइन पे रेट लिखा होता है, आपने उससे नीचे नीचे अपना रेट देना होता है, फिर जो है आप लोग कहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो आप लोग नेगोशिएट करते हैं। जो कंपनीज होती है, जिन कंपनीज के साथ आप काम कर रहे हैं, वो कंपनीज आपको मंथली पे भी रख सकती है कि लाइक वो आपको हर मंथ पेमेंट करेंगे, और कुछ ये होते हैं जो आपको पर वर्ड भी रखते हैं वो, और मोस्टली जो आपको पर वर्ड रेट मिलता है, एक वर्ड का जो आपको रेट मिलता है वो 1 रुपए ही मिलता है। मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं मैक्सिमम अगर गई हूँ तो मैं 2 रुपए तक गई होगी, शायद नादर बहुत कम, और मोस्टली मैं गई हूँ 1.5 1.75 तक, इससे ज्यादा मैं नहीं गई। एक दफा मुझे यूके की एक कंपनी ने हायर किया था असाइनमेंट्स के लिए,
और उनके लाइक 1000 वर्ड्स के असाइनमेंट्स पे आपको 14,000 15,000 वर्ड्स मिल जाते थे। लेकिन उनके असाइनमेंट्स करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो इतने लंबे प्रोसीजर से गुजरते थे। एक मतलब टास्क शुरू होता था, लाइक इट वुड टेक अ मंथ टू कंप्लीट, और उसके बीच में उनकी रिविजन्स आती रहती थी, और लाइक वो छोटी-छोटी चीज़ों की भी रिवाइज़ करते थे, और वो मतलब मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। तो मैंने उनके साथ 2 या 3 टास्क की होगी मुश्किल से, और फिर मैं उनके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनका मतलब एक उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई थी, वहाँ आप लॉगिन करते थे, वहाँ पे आप जाते थे और असाइनमेंट पिक करते थे। फिर उस असाइनमेंट के लिए आप अपने आप को साबित करते थे कि मैं ये असाइनमेंट कर सकता हूँ। अब उन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप पूरा नीचे लिखते थे, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे-ऐसे अटेम्प्ट करूँगा, मैं इसमें ये लिखूँगा, वो लिखूँगा। पूरा मतलब पहले वो लिख के भेजते थे, वो एक्सेप्ट होके आता था, उसके बाद मतलब वो आपको असाइनमेंट होती थी, फिर असाइनमेंट के अंदर फिर वो लोग ये कहते थे जी आपने इतने रेफरेंसेस डालने हैं, आपने इस साल के रेफरेंसेस डालने हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क था, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बट वो अच्छी पेमेंट थी, बट उतना ही काम भी था। लेकिन जो पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ मैं काम करती रही, जो एकेडमिक थी, और उनके साथ तो लाइक स्टार्ट में थोड़ा-सा था कि वो लोग रिविजन्स वगैरह भेजते थे, फिर मेरा अच्छा नाम बन गया, वो लोगों को पता लग गया अच्छा राइटर है। सो लाइक वो लोग मुझे इमरजेंसी में भी काम भेजते थे, और इमरजेंसी में जब भेजते थे लाइक ये 2 घंटे में कर दे ये इस तरह, तो मुझे उसकी थोड़ी-सी एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर देते थे। लेकिन उनके पास भी मैं मैक्स अगर किसी रेट पे गई हूँ, तो वो मतलब आप समझिए कि 450 से 500 रुपीज़ पर पेज पे गई हूँ, और एक पेज पे 300 वर्ड्स होते हैं। तो ये सारा जो है मतलब लग गया। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हमें मतलब आप फाइवर के बारे में क्यों नहीं बता रही, या अपवर्क के बारे में क्यों नहीं बता रही। उसका मेन रीज़न ये है कि मैंने फाइवर पे अपनी अपना प्रोफाइल बनाई थी, और चूंकि मैंने उसे बनाया और मैंने उसे छोड़ दिया, आई वाज लाइक एक दिन मुझे जोश आया, मैंने बना लिया, और फिर मेरे पास जहाँ से काम ऑलरेडी आ रहा था, मैं उन डेडलाइंस में लग गई, मैंने उसको नहीं देखा। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि चूँकि आप एक्टिव नहीं है, तो हम आपकी प्रोफ़ाइल को डिसेबल कर रहे हैं, और वो मेरे मेन जो मेरा ईमेल अकाउंट है, उसके ऊपर मैंने वो प्रोफ़ाइल बनाई हुई थी। अब चूँकि उन्होंने मेरा ईमेल अकाउंट डिसेबल कर दिया, तो मैं उस ईमेल से वहाँ पे दोबारा अकाउंट भी नहीं बना सकती हूँ। सो बेसिकली उसके लिए मुझे मतलब कोई नया ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर उस ईमेल अकाउंट से मैं दोबारा से वहाँ पे अकाउंट बनाऊँगी, अपनी प्रोफ़ाइल बनाऊँगी और फिर करूँगी। इसलिए मैं आप लोगों को अभी फाइवर पे नहीं कह रही कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फर्स्ट वीक में जब प्लेटफ़ॉर्म्स की बात की थी, और आपको अगर मैं उस टाइम पे कहती कि आप लोग जो है फाइवर पे अकाउंट बना लें, और अभी तक आप लोग वहाँ पे एक्टिव ना होते, आप एक्टिव होने का मतलब ये है कि वहाँ पे जाके लोगों ने जो अपनी गिग्स लिखी होती है, उन गिग्स के अगेंस्ट आपको पॉइंट्स या इस किस्म की कोई चीज़ मिलती है, उतने उतनी गिग्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपने वहाँ पे जाके ना और आपने अप्लाई करना है, और अगर आपको क्लाइंट गिग दे देता तो ठीक है, लाइक विद इन 5 डेज़ और 7 डेज़ अगर आपको गिग नहीं मिलती तो आपको डिसेबल कर देते। तो मैं नहीं चाह रही थी कि आप लोग इस एक्सपीरियंस में से गुजरे, इसलिए मैंने आप लोग को उसमें नहीं डाला। इसी तरह एक और वेबसाइट है, उसका नाम है freelancer.com आई थिंक, इस तरह करके कुछ है। और उनका ये था कि वो कहते थे कि आप हमारे वेबसाइट पे आए, आने के बाद जो है ना आपने यहाँ पर आ जाए, और आकर जो है आपने कुछ टेस्ट लेने हैं। मतलब अगर आप ये वाला टेस्ट क्लियर करेंगी, तो आपको इस तरह की जॉब्स पे इस तरह की गिग्स को आपको नज़र आएगी, और आप इस तरह की गिग्स को पिक कर सकेंगे, ये फ्रीलांसर वाले। और अगर आपने ये वाले टेस्ट पास ना किए, तो आपको ये वाली गिग्स नज़र नहीं आएगी। उन टेस्ट्स का मेन इशू ये था कि वो पेड थे, मतलब आपको उनके पैसे देने पड़ते थे, लाइक $25 का टेस्ट है, ठीक है, इंग्लिश के टेस्ट थे, मगर लाइक $25 का टेस्ट है, कोई $15 का टेस्ट है, इस तरह। तो मतलब मुझे ये था कि अभी तो मैंने मतलब इनकी साइट से अर्न भी नहीं किया, और मैं मतलब ऑलरेडी इनको जो है टेस्ट्स के पैसे देने लग जाऊँ, तो वो मतलब मुझे समझ नहीं आई थी। तो मेरा फ्रीलांसर के ऊपर भी जो मेरा अकाउंट है वो डिसेबल हुआ हुआ है, तो वो भी मेरा नहीं चलता। इसलिए इस किस्म की वेबसाइट से मैंने अभी आप लोगों को नहीं भेजा। मैंने आप लोगों को इंडीड वगैरह पे, रोज़ी.पीके पे, और इस तरह की कुछ और वेबसाइट्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। उन पे इसलिए रखा है क्योंकि वो ईज़ियर है। मतलब वहाँ पे आप एक्टिव हो रहे हो, आप एक्टिव नहीं हो रहे हो, मतलब आप थोड़ा अपने अपने स्टाइल से चल सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, सादिया अख्तर का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैन वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन इन दिस वे? हाय, आई एम सादिया अख्तर, एन एक्टिव एंड क्रिएटिव राइटर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने लिंक्डइन पे मेरी अगर वो देखी हो प्रोफाइल, तो उसके ऊपर मैंने भी आ से स्टार्ट किया हुआ है ये। जैसे इन्होंने एन एक्टिव एंड क्रिएटिव राइटर लिखा हुआ है ना, तो मैं आप समझे कि मैंने ये हाय आई एम सादिया अख्तर नहीं लिखा, मैंने स्टार्ट किया हुआ है एन एक्टिव एंड क्रिएटिव राइटर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स, इस तरह। तो उस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गए हमारे क्वेश्चंस आंसर्स। अब हमारे पास जो लोग ऑनलाइन हैं, हम उनके साथ जो है वन टू वन कर लेते हैं। तो जिसने जो क्वेश्चन करना है वो आ जाए। कौन करना चाहता है सबसे पहले?
आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। अक्सर कह रही है यस मैम, मैंने ये भी सुना कि रूल्स वायलेशन पे अकाउंट डिलीट कर देते हैं, या फिर अगर क्लाइंट क्लेम करे तो काम नहीं मिला एक्स्ट्रा फाइबर पे। हाँ जी, फाइबर पे मतलब मेरा, और मुझे मतलब बहुत अफसोस हुआ था जब मेरा ईमेल अकाउंट उन्होंने डिसेबल कर दिया, क्योंकि अगर आप एक और ईमेल अकाउंट बना रहे हैं तो आपको उधर भी साइन इन करना पड़ेगा, आपको उधर जाके मतलब देखना पड़ेगा आपके इनबॉक्स में कुछ आया है कि नहीं, फिर आप वापस अपने पे आते हो। मतलब मैं इन चीज़ों से तंग होती हूँ कि लाइक अगर इफ आई हैव टू स्विच माय ईमेल्स अकाउंट्स, या अगर मुझे एक से ज़्यादा ईमेल्स अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे, लाइक मैं जीमेल भी खोलूँ, मैं याहू भी खोलूँ, मुझे होता है बस ये एक मेरा अकाउंट है, मतलब मेरा मेरे नाम पे है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मतलब ये बहुत प्रोफेशनल है विश्वा अंडरस्कोर गुल, तो मुझे होता है बस मेरा यही चले। मतलब अब अगर मैं जीमेल पे जाके बनाती हूँ, वहाँ पे आपका नाम अब अवेलेबल नहीं है उस डोमेन पे, तो आपको लाइक अलिशबा अंडरस्कोर गुल आगे जो है कोई मतलब 2001 2021 ऐसा मतलब कोई नंबर्स लिखने पड़ते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं हमेशा एक प्रेफर करती हूँ कि मैं इसी याहू पे रहूँ। मतलब मैं अपनी ज़ाती पर्सनल प्रेफरेंस है मेरा, आप लोग कर सकते हैं अगर आपको करना है, बट मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगी कि आप इन छोटी वेबसाइट्स पे रहे और तकरीबन 6-7 मंथ्स का अच्छा वाला हैवी वाला एक्सपीरियंस ले, काम करें और मजदूरों की तरह, और जब आप वो काम कर लेंगे तो फिर आप लोग फाइबर पे जरूर जाए, फिर आपको काम मिलेगा, क्योंकि फिर आपको गिग्स को रिएक्ट करना भी आएगा, आपको चीज़ों की भी समझ आएगी। ठीक है। अच्छा, आज चाय सेशन है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, टाइप करना जरूरी नहीं है। अगर किसी के माइंड में अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग मेरा एक क्वेश्चन है। जी 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 हाँ। क्वेश्चन ये है कि जो हम लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह में ग्राफ्स और डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करनी है, वो हमें इंटरनेट से लेनी है? हाँ जी, इंटरनेट से भी ले सकते हैं, और अक्सर ऐसा भी होता है कि जैसे आपको क्लाइंट आपको डाटा दे देगा इकोनॉमिक्स में, जैसे वो कहेगा कि फॉर एग्जांपल मैं मार्केट गया था और मार्केट में पानी के 3 ब्रांड्स मिल रहे थे और इसके बारे में मैंने 10-10 लोगों की राय ली है और ये मेरा डाटा है, तो ये प्राइमरी डाटा उसने आपको दे दिया। अब आप इस डाटा को खुद ही प्रोसेस करके आप खुद एक एक्सेल शीट, एक्सेल पे जाके आप ग्राफ निकाल सकते हो, फिर उस ग्राफ को भी लगा सकते हो, फिर उसके नीचे आप सोर्स लिखोगे, सोर्स ऑथर्स वर्क, और अगर आपने जो है खुद नहीं निकाला बल्कि कोई आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक की किसी वेबसाइट से कोई डाटा उठाया, तो फिर आप जो है उसके लिए नीचे लिखोगे कि मैंने फलानी जगह से इसका सोर्स जो है वो आईएमएफ है। ओके, थैंक यू। ओके। ओके, और किसी के पास अभी कोई क्वेश्चन आ रहा है ज़हन में? ठीक है जी, हम आज कर लेते हैं वर्ड का वॉक थ्रू। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे करवा देना चाहिए। जी जी। सॉरी, मैंने क्वेश्चन करना था हम्म। कि मतलब इस सब के बाद अगर कोई पर्सन खुद से कुछ लिखता है, कोई चैप्टर लिखता है, कोई पेपर लिखता है, तो उसकी पब्लिकेशन का क्या तरीका हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे ऊपर? या अगर कोई बुक लिखता है तो उसकी ई बुक करवाने का क्या प्रोटोकॉल हो सकता है? इस बारे में कोई आइडिया है? कोई आइडिया दे सकते हैं? हाँ जी, अगर आपने एकेडमिक साइट पे अपना पेपर पब्लिश करना है तो फिर तो मतलब एकेडमिक जर्नल्स है, इकोनॉमिक्स के लेता है, बायो के लेता है, मतलब आप जिस फील्ड में हो, आईटी के, उनके अपने जर्नल्स होते हैं, उन जर्नल्स का एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है, वो आपको मतलब आप गूगल पे उसकी लिस्ट निकालोगे, उसमें इम्पैक्ट फैक्टर नजर आएगा, जर्नल्स नजर आएंगे, आप उन जर्नल्स की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे उन्होंने अपना मैन्युस्क्रिप्ट जमा कराने का तरीका लिखा होगा। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है आपने जो पेपर लिखा है या किताब लिखी है, वो उसका जो ड्राफ्ट है उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। उसमें उन्होंने उसकी गाइडलाइंस लिखी होती है कि इतने पेजेस का होना चाहिए, इस तरह से लिखा होना चाहिए, ग्राफ्स ऐसे होने चाहिए, ऐसा टेबल होना चाहिए, सारी चीजें उस तरह से आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट को एडिट करोगे और आप उनकी वेबसाइट पे मतलब उसको अपलोड कर दोगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और फिर वो तकरीबन 6 मंथ्स का प्रोसेस होता है, उसके बीच में वो आपको बताते हैं कि हमने आपका एक्सेप्ट कर लिया या एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये पेपर ऐसे पब्लिश हो जाता है। लेकिन अगर जो एकेडमिक साइट्स पे नहीं है और वो वैसे ही अपने कोई बुक पब्लिश करना चाहते हैं, ई बुक पब्लिश करना चाहते हैं, तो उन वो कर सकते हैं अमेजोन पे। अमेजोन की एक सर्विस है जिसको किंडल कहते हैं। किंडल इज लाइक नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पे आप लोग लाइक जाते हैं, आप लोग मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप लोग वहाँ पे जो मूवीज और जो भी वहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह किंडल होता है, जब आप किंडल की भी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है वहाँ देते हैं, तो वहाँ पे दुनिया जहाँ की बुक्स पड़ी होती है और लोग वहाँ पे किताबें पढ़ते हैं।
सो लाइक वहाँ पे आप अपनी बुक्स लिख सकते हो। और उसी तरह किंडल का भी अपना है, उनकी मतलब आप वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे अपना मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड करोगे, वो देखेगा कि अगर उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वो फॉलो कर रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट कर देंगे, और फिर आप उसको वहाँ पे पब्लिश कर सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और किंडल के आगे भी जो है ना एक सर्विस है जो किंडल डायरेक्ट पब्लिकेशन कहलाती है। उसमें किंडल बेसिकली खुद ही एडवर्टीजमेंट करता है, सब कुछ करता है, तो आपको अपनी बुक को एडवर्टाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। किंडल सिर्फ ये करता है कि जब आपको इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है तो आपके जो आपकी बुक की प्राइस है, जितनी मतलब पर यूनिट प्राइस है, उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट वो अपने लिए रख लेता है। आई थिंक 2.5% इस तरह का कुछ परसेंटेज है उनकी। क्योंकि मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, सब बातें मैंने सिर्फ सुनी हुई है, मैंने कभी कोई बुक ई बुक पब्लिश नहीं की हुई। तो वो इस तरह से कुछ परसेंटेज रख लेते हैं और बाकी रॉयल्टी आपको मिलती रहती है। वहाँ पर बुक पब्लिश करने का फायदा ये है कि सारी जिंदगी में जब जब कोई उस किताब का यूनिट बिकेगा आपको उसकी रॉयल्टी मिलेगी। उसके बारे में एक जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि चूंकि वो लोग डॉलर्स पे पेमेंट करते हैं तो आपके पास डॉलर अकाउंट होना चाहिए, तो क्योंकि पेमेंट आनी होती है, तो उसका एक इशू ये है। थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, अब हम जो है कर लेते हैं वर्ड का वॉक थ्रू। अच्छा जी, मैम ऐसा है कि जुनेश श्रेयास ने एक रिक्वेस्ट की है, और मैं भी इस बारे में सोच रही हूँ कि अगर हम इस पे काम कर सके तो ज्यादा बेटर है, जिसमें प्रोफेशनल ईमेल्स और कवर लेटर्स इस तरह की कुछ, ठीक है, मैं अगर आज देखती हूँ। कॉफी। अच्छा, जुनेश ने मैसेज किया बेसिकली। अच्छा ठीक है। कैन यू प्लीज डिस्कस प्रोफेशनल ईमेल एंड कवर लेटर, समटाइम्स वी आर सपोज्ड टू राइट एज यू डिस्कस, वी विल इंटरेक्ट विद क्लाइंट। अच्छा जुनेश, कल ही मैंने जो है बेसिकली एक जगह अप्लाई किया था कंटेंट राइटिंग इकोनॉमिक्स के लिए, और मैंने मतलब उनको ईमेल लिखी। तो मैं कल ही ये बात सोच रही थी कि मैं मुझे ये शेयर करना चाहिए कि मतलब ईमेल कैसे लिखी जाती है, क्योंकि कुछ जॉब्स ऐसी होती है इन वेबसाइट्स पे जिसमें वो आपको कहती है कि आप क्लाइंट मतलब आप क्लाइंट से डायरेक्ट अप्लाई करें। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी है जहाँ पे जब आप जाते हैं उनका ऐड देखते हैं तो उस पर लिखा आता है इजी अप्लाई। इजी अप्लाई का मतलब ये होता है कि अगर आप लिंक्डइन पे खड़े हो और आपने लिंक्डइन पे जाके कोई जॉब निकाली है और उस जॉब के ऊपर इजी अप्लाई लिखा हुआ है, तो जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है उसी से अप्लाई हो जाएगा, वो इजी अप्लाई है। अक्सर जगह पे लिखा होता है अप्लाई ऑन द कंपनी साइट। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको कंपनी की वेबसाइट पे लेके जाता है, और वहाँ पे जाके आपको बेसिकली दोबारा अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है। वहाँ पे वो पूरा नाम नाम चीज जगह सब कुछ आ रहा होता है और आपने वो फिल करना होता है। और कुछ जगह पे ये होता है कि उन्होंने नीचे लिखा होता है, बिल्कुल ऐड के बिल्कुल एंड पे लिखा होता है कि सेंड योर रेज्यूमेस एट दिस ईमेल एड्रेस, तो फिर आप ईमेल लिखते हो। तो आज हम ईमेल डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड मैं देखूं, मैंने आई डोंट थिंक मैंने उसको सेव किया था। मेरे ख्याल आया था और फिर जो है ना मैंने उसे डिलीट कर दिया बेसिकली। हाँ जी, ये है। अच्छा देखिए, कल मैंने ईमेल लिखी थी और बेसिकली मैं अप्लाई कर रही थी किस चीज़ पे, मैं अप्लाई कर रही थी कंटेंट राइटर फॉर इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, और क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड है तो मैंने जो है उसके हिसाब से लिखा है। तो सबसे पहले आप सिंपली लिखते हैं हाय। अगर आप हाय के आगे नाम लगा रहे हैं फिर आप कॉमा नहीं लगाते। ठीक है, स्क्रीन अपडेट नहीं हुई, और स्क्रीन अपडेट नहीं हुई, क्रोम खुला हुआ है, अच्छा एक ब्राउजर खुला सेकंड। हुआ है। ठीक है, मैं इसको लेके जाती हूँ। अब होगी। यस। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ना आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे किसी क्लाइंट को मैसेज लिख रहे हो तो आप हाय लिखेंगे। ठीक है, अगर पाकिस्तान में किसी को लिख रहे हो आप अस्सलाम वालेकुम भी लिख सकते हैं, मतलब लोग माइंड नहीं करते इस बात को। अगर आप हाय के आगे नाम लिख रहे हैं, ठीक है, आप हाय भी लिख सकते हैं और डियर बंदे का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा हाय लिखती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट हमेशा मैं हाय लिखती हूँ। अगर आप हाय के आगे नाम लिख रहे हैं तो फिर आपने कॉमा नहीं डालना, अगर नाम नहीं लिख रहे तो आपने कॉमा डालते हैं। सबसे पहले आपने मैसेज लिखना होता है कि मैं ये ईमेल लिख क्यों रही हूँ, मतलब मेरा रीजन क्या है ईमेल लिखने का, पर्पस। तो आपने उसको सबसे पहले लिखना है कि आई एम राइटिंग दिस ईमेल इन रिस्पॉन्स टू योर एड फॉर कंटेंट राइटर्स एंड आई होप इट फाइंड्स यू वेल।
ठीक है, कि मतलब आपने साथ में जैसे कहते हैं बस एक्चुअली जब आप इंटरनेट पे जाके ढूंढेंगे तो आपको लिखा नजर आएगा हाय और नीचे लिखा होगा आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ या दिस मैसेज फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, इस तरह करके कुछ। तो मैंने वो भी लिखना चाहती थी और मैं ये लाइन भी लिखना चाहती थी, तो मैं ईमेल क्यों लिख रही थी, इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया। उसके बाद चूंकि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी तो फिर मैंने जो है अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम जो है लिशबत दानिश है और मैं एक्स स्टूडेंट हूँ, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था कि जो मेरा कायद आजम के अंदर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उन्होंने वहां से स्टूडेंट्स मांगे हुए थे जॉब के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए। तो मैंने इसलिए उनको लिखा कि मैं एक्स स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की पाइड में और मैं फ्रीलांसर रही हूँ। मैंने मतलब अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया क्योंकि उन्होंने देखिए कंटेंट राइटर मांगा हुआ था और इकोनॉमिक्स का मांगा हुआ था, तो मुझे इकोनॉमिक्स का भी जिक्र करना है और मुझे राइटिंग का भी जिक्र करना है। तो फ्रीलांस राइटर हूँ मैं फॉर मोर और लेस 5 years नाउ विच गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क। अब इससे आगे जितना कुछ लिखा हुआ है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब कॉपी पेस्टेड है। बेसिकली मैंने इंटरनेट पे जाके सिंपली लिखा कंटेंट राइटर फॉर, एक सेकेंड, आप लोगों को मेरा उसकी स्क्रीन नजर आ रही है फॉर्म की? ये नजर आ रहा है जो आपने सिलेक्ट किया। फॉर्म नजर आ रहा है, गूगल नजर आ रहा नहीं। है? अच्छा एक सेकेंड, शेयर तो स्क्रीन कर दे, हाँ उससे मैंने नजर आ जाए। मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, अब आपको नजर आएगा सब कुछ। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने बेसिकली जाके लिखा कंटेंट कंटेंट राइटर फॉर इकोनॉमिक्स। कल मैंने ये लिखा और ये देखिए ये लिखा हुआ है फ्रीलांस राइटर इकोनॉमिक्स, यहाँ से जो है मैंने कॉपी पेस्ट की थी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर ये लिखा हुआ है देखिए। बेसिकली क्या था, ये उन्होंने ऐड लगाया हुआ था कि हमें इकोनॉमिक्स का फ्रीलांस राइटर चाहिए और आपकी क्या क्या ड्यूटीज होगी। देखिए मैंने लिखा हुआ था एज एन इकोनॉमिक्स राइटर विद अस, आपकी यही आपको इन कामों पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने का। तो मैंने सिंपली इसको यहाँ से उठाया और इसको मैंने उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये देखिए मैंने सारा वहां से उठा के कॉपी पेस्ट किया, बट मैंने थोड़ा सा ग्रामर जो है वो चेंज किया था क्योंकि उन्होंने ये लिखा हुआ था कि आप ऐसा करेंगे और जब मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं ऐसा करती रही हूँ तो मैंने इसका थोड़ा सा ग्रामर चेंज कर दिया। ठीक है, देखिए विच गेव मी दी अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स फलाना 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 फलाना, इट इंक्लूडेड टास्क। देखिए मैंने इंक्लूडेड कर दिया क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रही थी, जबकि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है ये कि द वर्क वी ऑफर रेंजेस फ्रॉम, कि जो काम हम ऑफर करते हैं उसके अंदर आपके क्या क्या काम करेंगे, रिलेटिवली शॉर्ट एसेस पे लिखे गए। ठीक है, जहाँ पे आपसे पूछा जाए, आपसे कहा जाएगा कि आप की पॉइंट्स को समराइज करें किसी रिपोर्ट या जर्नल से, या फुल स्केल डेजर्टेशन भी लिखने को दिया, डेजर्टेशन थीसिस को कहते हैं, लिखने को दिया जा सकता है, जहाँ पे आपको प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा गैदर करना होगा और इंटरप्रेट करना होगा। सो मैंने सिंपली ये लिखा कि it included tasks from relatively short essays where I summarized the key points from a report or journal through to a full-scale dissertation where I needed to gather and interpret detailed primary and secondary data. ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, फिर हमने आगे लिखा हुआ था कि हम प्रोफेशनल को देखते हैं इसके अलावा, तो मैंने यहीं से ये लाइन भी उठाई और इसको उठा के मैंने इसको भी अपने लिए लिख दिया। आई हैव आल्सो ऑफर्ड प्रोफेशनल रिसर्च सर्विसेज to my customers who were looking for contemporary economics data, which must be gathered and analyzed by an economic professional. फिर मैंने चूंकि वो इस तरह की वेबसाइट थी जो सोशल इश्यूज के ऊपर भी थोड़ा बात करती है, तो फिर मैंने जो ये वाली जो सेशंस है इनका मैंने जिक्र कर दिया ताकि मैं उनकी कंपनी के जितने भी एस्पेक्ट्स मुझे उनका इश्तिहार देख के नजर आ रहे हैं कि उनको एक कंटेंट राइटर चाहिए, उनको इकोनॉमिक्स का कंटेंट राइटर चाहिए, और जो वो वेबसाइट है वो वेबसाइट जो है वो सोशल इश्यूज के ऊपर बात करती है, तो उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कोई सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो मैंने इस सोशल एक्टिविटी का भी यहाँ पे जिक्र कर दिया जो हम आजकल सेशंस पे काम कर रहे हैं। Simple words में, currently I am conducting free of cost Zoom sessions for Pakistani women so they can learn to earn. I provide them with the necessary information and easy to understand manner to be freelance content writers. I see this project as an opportunity for me to play my role in women empowerment in its true sense.
और आखिर में, ये तो सारा मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, आखिर में जो है बस मैंने उनको पिच करना था कि मैं आपके लिए क्यों अच्छा फिट हूँ, तो क्या आप मुझे क्यों चूज करें। तो मैंने सिंपली लिखा कि विद एन एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ लॉ, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस अलोंग विद प्रूवन फ्रीलांस राइटिंग स्किल्स, आई सी माई सेल्फ एज अ परफेक्ट फिट फॉर योर ऑफर। उन्होंने कहा था आप रेज्यूमे लगाए। मेरा रेज्यूमे जो बना हुआ है वो इतना अच्छा नहीं बना हुआ, अभी रिसेंटली मैंने बनाया, तो मतलब इतना डिटेल्ड नहीं है वो, क्योंकि मुझे होता है रेज्यूमे एक पेज का होना चाहिए, तो उसमें मेरी सारी मतलब डिटेल्स नहीं आ रही थी काम की, बट वो मुझे लगाना था क्योंकि उन्होंने मांगा हुआ था। तो मैंने लिख दिया कि फॉर एन ओवरव्यू ऑफ माय एबिलिटीज आई एम अटैचिंग अ रेज्यूमे, however I believe that my LinkedIn profile will provide a more detailed analysis for you. The link is this. Looking forward to be an asset to your team. That's it. अभी तक मुझे इसका कोई रिप्लाई नहीं आया बाय द वे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, आप कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने किसी क्लाइंट को ईमेल लिखनी है, ठीक है, जुनेश आप कुछ कहना चाह रही हो? Yes, ma'am. Ma'am, I have listened the word pitch. Pitch word जो है वो काफी दफा मैंने सुना, लेकिन इसका मतलब क्या है? अच्छा, पिच का मतलब होता है बेसिकली उर्दू में एग्जैक्टली मैं आपको कैसे बताऊँ, पिच का मतलब होता है कि लाइक टू सेल समथिंग, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैं हूँ ना, मैं हेयर ऑयल सेल कर रही हूँ, तो मैं आपको अगर मैं सिंपली कहूँगी कि मैं आपको अपना हेयर ऑयल पिच कर रही हूँ, इसका बेसिकली मतलब होता है सेल करना, मतलब कि आप अपनी कोई एबिलिटी, कोई हुनर, कोई भी चीज आप उसको सेल कर रहे हैं, मतलब ये इनफॉर्मल वर्ड है, ठीक है। ये वैसे ही बोला नहीं जाता, जैसे वो लैंग्वेज का पार्ट बन जाता है गुजरते हुए, वैसा है। Okay, thank you, ma'am. वेलकम। थैंक यू तलबा। तलबा कह रही है कि इट्स अ रियली गुड पीस ऑफ राइटिंग, आधा कॉपी पेस्टेड था इसलिए इट्स अ गुड पीस ऑफ राइटिंग। लेकिन बेसिकली मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग स्मार्टली अगर प्ले करें ना, तो कोई भी कंटेंट राइटर बन सकता है, कोई भी अच्छी ईमेल्स लिख सकता है, कोई भी बेसिकली राइटर बन सकता है, जब तक कि आपने अपने आइडियाज नहीं देने। अगर इंसान ने अपने आइडियाज को लिखना है ना, तो फिर उसके पास मतलब वो खुदादाद सलाहियत होनी चाहिए राइटिंग वाली। अगर वो अपने आइडियाज को नॉवल में या किसी ऐसे में लिख रहा है, किसी बुक में लिख रहा है, वो इवन बुक में भी नहीं, अगर वो किसी नॉवल में वगैरह में लिख रहा है, तो वो खुदादाद सलाहियत होती है। जो लोग मतलब लाइक नेचुरली बोर्न राइटर्स होते हैं, इवन बुक भी आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन गैदर करके बुक भी लिख सकते हो, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो ई बुक्स था और मैं सारी इंफॉर्मेशन जो थी इंटरनेट से उठाती थी। अच्छा, अब जब आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये ईमेल उनको कर दी है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वहां से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है। अब मैं जब उनको वापस करूंगी ईमेल, तो मैं उनको सिंपली लिखूंगी हाय। अब मुझे चूंकि वहां से किसी बंदे ने रिप्लाई किया होगा, उस बंदे ने, जैसे मैंने अपनी ईमेल के नीचे अपना नाम लिखा है, उस बंदे ने अपना नाम लिखा होगा, अज्यूम कर लेते हैं कि उस बंदे का नाम क्या है, उस बंदे का नाम है तैयबा, ठीक हो गया, तो मैं लिखूंगी हाय तैयबा। अच्छा जी, अब मैं चूंकि फर्स्ट टाइम मैं उसको ईमेल करने लगी, तो मैं सबसे पहले उसे कहूंगी थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। प्रॉम्प्ट मतलब होता है फौरन फौरन, बहुत जल्दी जल्दी, मतलब आपने जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। और फिर नीचे मैं अपनी बात स्टार्ट कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे कहा हो कि हम आपको मंथली हायर करना चाहते हैं, तो फिर मैं उसके साथ डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगी कि लाइक मैं मंथली काम करने के लिए कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ, या पर पीस कंफर्टेबल हूँ, या अगर उन्होंने कोई सैंपल्स मांगे तो मैं सिंपली ये कर दूंगी कि एज पर योर रिक्वेस्ट आई एम अटैचिंग 3 of my recent work pieces, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास 3 सैंपल्स, आई थिंक 4 सैंपल्स है, मुझे भी भूल गया, तो जितना भी मेरे पास है तो मैं लगा दूँ कि मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि ये रिसेंट है, हालांकि वो रिसेंट नहीं है, वो कम से कम 3 साल पुराने तो हो गए, बट मैं हमेशा रेको लिखती हूँ कि ये रिसेंट है। अच्छा, और उसके बाद नीचे मैं सिंपल लिखूंगी रिगार्ड्स, ठीक है। अच्छा, याहू के ऊपर सिग्नेचर का ऑप्शन होता है, आई थिंक जीमेल में भी होता है, मैंने सिग्नेचर बना के रखा हुआ है, जो सिग्नेचर है ना, रिगार्ड्स अलिशा दानिश, नीचे लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक, ये मैंने बनाया हुआ है, तो मेरे हर ईमेल के साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है। व्हाट स्किल्स आर कंसीडर्ड गुड टू बी मेंशन इन सीवी रेज्यूमे, अक्सर क्वेश्चन कर रही है। अक्सर सिंपल सी बात है, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो आप वहां पे लिखो, आपने उस जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, सिंपल इज दैट। अगर एक बंदे ने आपको, आप किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो और वो जॉब है टीचिंग की, तो आप उसे कभी भी ये नहीं लिखोगे कि मैं अच्छा राइटर हूँ, आप उसे ये लिखोगे कि मैं टीचर हूँ, मैं 8th क्लास से घर में ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को मैं बहुत पसंद थी, मैं एग्जाम्स की वजह से नहीं पढ़ा सकती थी, फिर भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे पीछे आते थे और मुझे उनको टाइम देना पड़ता था।
ये क्यों लिखना है, ये क्योंकि ये शो करता है कि आप अच्छे टीचर थे, जबकि आप होम ट्यूशन दे रहे थे, और होम ट्यूशन का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि जिस कोई लेटर ऑफ एप्रिसिएशन नहीं होता जिसको आप साथ लगा सके। तो आपने ये स्टोरी लिखनी है, ठीक है, कि मुझे इस पसंद करते थे, और आगे आप अगर आपने किसी आगे जाके किसी जगह पढ़ाया हुआ तो फिर आप उसका जिक्र करोगे, मतलब आप शुरू के पॉइंट से स्टार्ट करोगे और एंड तक आओगे। लेकिन अगर आप राइटिंग के लिए आपने राइटिंग के लिए अप्लाई किया हुआ तो आप कभी भी ये नहीं लिखोगे कि मैं अच्छा टीचर था, क्योंकि वो इरेलीवेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने राइटिंग के लिए लिखना है तो आप राइटिंग के लिखा, आप सिंपली लिखे। मैं बचपन से, मैं शुरू में अपने रेज्यूमेस में ये लिखती होती थी कि राइटिंग जो है वो मेरा पैशन, कि मैं जो हूँ लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन और राइटर हूँ बाय पैशन, और जो हूँ मैं, मुझे मेरा पैशन जो है वो मेरा अर्निंग सोर्स बन गया, और अब मैं प्रोफेशनल राइटर हो गई हूँ। ये मैं स्टार्ट से मैं लिखा करती थी अपने रेज्यूमेस में, कि मुझे मतलब बचपन से ही लिखने का शौक था, और मैं लिखती गई और फिर मैं राइटर बन गई। तो आप मतलब आप बेसिकली जिस जगह पे अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से अपना अपनी पिच बना रहे हो। अच्छा, ये हो गया सेकंड ईमेल। अब नेक्स्ट टाइम आप ईमेल आइए ना, मतलब ये है कि आपने हर दफा उसको ये नहीं लिखना कि होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, ठीक है। हर दफा नहीं लिखना। अगर फर्स्ट ईमेल लिख रहे हैं आपने, उसमें बात कर दी है, बात खत्म हो गई है, ठीक है, ये हर खत के स्टार्ट में नहीं लिखना आपने, बल्कि हर दफा मेरी जाती कोशिश होती है कि मैं हमेशा उसे लिखूं थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, मतलब थैंक यू लिखूं किसी बात का। लेकिन जस्ट इन केस, फॉर एग्जांपल मैंने ये ईमेल भेजी है 3:15 पे, उस बंदी ने मुझे 3:16 पे इसका रिप्लाई कर दिया, अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगी थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, मैं सिंपली लिखूंगी, मैं अक्सर मैं ये करती हूँ, मैं हाई भी नहीं लिखती, मैं सिंपली स्टार्ट कर देती हूँ कि यस, सिंपली यस, यू आर राइट, आई फॉरगॉट टू मेंशन। अगर फॉर एग्जांपल उसने मुझे लिखा है कि मैंने आपसे ये मांगा था और आपने वो नहीं मांगा, आपने वो उसका जिक्र नहीं किया, तो मैं सिंपली लिख दूं कि आई फॉरगॉट टू मेंशन माय, मेरा लैपटॉप गर्म हो जाता है तो ये थोड़ा सा अटकना शुरू हो जाता है, तो ये अभी अटक गया। एनी हाउ, मैं मतलब फौरन उसको ये लिख दूँ कि मतलब सॉरी कि आई फॉरगॉट टू मेंशन माय स्किल्स इन फॉर एग्जांपल रिटेल मार्केटिंग, अगर उसने मुझसे इसका जिक्र किया था और मैंने इसके बारे में अपनी ईमेल में नहीं जिक्र किया, तो वो कह रही है, मैं ये लिख दूंगी और फिर मैं इसके आगे अपना एक्सपीरियंस लिखना शुरू कर दूंगी, सिंपल। तो मतलब जब कॉन्वर्सेशन चल रही है ना, फिर ऐसे चलनी होती है। लेकिन अगर एक दिन आपने रिप्लाई किया और आपको अगले दिन रिप्लाई आया है, तो फिर आप ये इस तरह का थैंक यू लिख सकते हैं, आप प्रॉम्प्ट का लफ्ज यूज कर सकते हैं, टाइमली का लफ्ज यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारी बहुत फेमस स्किल है, आप वो निकालेंगे, आप सिंपली जाएंगे, आप ऊपर पे जाके लिखेंगे प्रॉम्प्ट सिनोनिम, क्योंकि मैंने एक ही में प्रॉम्प्ट लिखा है, मैं अगले में प्रॉम्प्ट नहीं लिखना चाहती। अच्छा, प्रॉम्प्ट जो है ना वो थोड़ा सा लीगल टर्म है बेसिकली, तो थोड़ा सा उधर चला गया, तो आप सिंपली लिखो टाइमली, टाइमली का सिनोनिम ये देखे, इसमें प्रॉम्प्ट आ रहा है, वेल टाइम्ड, कन्वीनियंट, ठीक है, इस तरह का फिटिंग, इस कोई भी मतलब इसमें से आप लफ्ज जो आपको अच्छा लगे आप वो निकालो और आप वहाँ पे लिखो। और हमेशा मैं शुरू में करती थी, मुझे ईमेल्स लिखनी नहीं आती थी, अगर मुझे किसी बंदे को ईमेल लिखनी है, अपने काम की रिपोर्ट करनी है, तो मैं जाती थी और मैं जाके गूगल से पूछती थी कि अगर मुझे जो है मतलब कि अपनी वर्क रिपोर्ट लिखनी है, किसी सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर वर्क रिपोर्ट लिखनी है, तो मैं इसको गूगल करती थी और गूगल में से जाके देखती थी कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आओ, आप सिंपली लिखो आप लिखो ईमेल टेम्पलेट, ठीक है, आप जो ईमेल टेम्पलेट लिखते हैं ना तो ये आ जाएगा, लेकिन आप आगे लिखो टाइप, टाइप आपकी ईमेल टेम्पलेट की जो टाइप है वो क्या है, आप रिप्लाई करना चाहते हो, रिप्लाई टू अ जॉब, ये देखें, ईमेल एग्जांपल्स हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ रिक्रूटर, इंडीड.com वालों का ये अपना लिखा हुआ, ये देखिए, डियर रिक्रूटर का नेम लिखो, इन्होंने डियर के बाद कॉमा लगाया हुआ है, मैं नहीं लगाती, ठीक है, मैं हाई के बाद कॉमा लगाती हूँ और डियर नाम के बाद कॉमा नहीं लगाती। थैंक यू फॉर रीचिंग आउट अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, इट साउंड्स लाइक अ गुड, अब मैं सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगी, मैं इसको उठाऊंगी और कॉपी पेस्ट कर दूंगी, आपकी ईमेल के ऊपर कभी प्लेजरिज्म चेक नहीं करूंगी। लेकिन जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आपने जो है उसका ग्रामर चेक करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जॉब ऑफर थी, मैंने वहां से उठाया था अपने लिए, तो मैंने उसको अपने लिए बनाया था कि मैंने किया हुआ है। वन थिंग मोर, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और मैं इधर आ गई, ओके एक सेकेंड, मैं इधर आ गई और मैंने इधर आके इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमेशा इस चीज को आपने सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद ये इरेजर होता है एक, ये देखिए ये लिखा हुआ है,
ये बेसिकली आपका फॉन्ट है जो है उसको पूरी इरेजर बना हुआ है, इससे आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, हमेशा आपने ये प्रेस करना है। इसको प्रेस करने से क्या होता है, उन्होंने वेबसाइट का डिजाइन होता है, उस डिजाइन में फिट करने के लिए उन्होंने अपना लिखा हुआ होता है। अगर आप ये फिट नहीं करोगे तो आपके पेपर्स में मसला आता है। जब आप इसको इसी चीज को यहाँ से कॉपी पेस्ट करोगे अपने ईमेल पे जाके, तो फिर वो वहां पे सेट नहीं बैठेगा। तो हमेशा आपने सिलेक्ट करके यहाँ से इसको इरेज करना है सारी फॉर्मेटिंग को, और उसके बाद आपने जो है इसके अंदर चेंजेस करनी है। अदरवाइज ये होता है बीच में से जो है ना, हाँ सही बात है, मुझे वर्ड को भी कवर। अदरवाइज क्या होता है, वो बीच में से जो है कोई वर्ड ऐसे नीचे ऐसे चला जाता है, और आप जितनी मर्जी इसको पीछे लाने की कोशिश करें ये नहीं आता, ये ऐसा ही रहता है। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आप इसको सिलेक्ट करें और फॉर्मेट कर दें सारी सारी जो भी उन्होंने डाली हुई है अपनी फॉर्मेटिंग, उसको क्लियर कर दें। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में अभी आ रहा है? अच्छा जी, वर्ड पे वापस आ जाते हैं। वर्ड में हमारे पास दो तीन मेन चीज़ें हैं। ये सबसे पहला ये वाला बॉक्स है, ये बेसिकली फॉन्ट का है। ये आपको यहाँ पे फॉन्ट की टाइप बताएगा, ये साइज बताएगा। ये जो ये लिखा हुआ है ये बेसिकली आपको बताता है कि फॉर एग्जांपल आपने देखिए ये टी से स्टार्ट हो रहा है, ये ए से और ये एच से, तो आपने ये तीन पैराग्राफ सेलेक्ट किए। अब आप अगर ये बड़ा वाला ए दबाते हो तो ये इसका फॉन्ट साइज बढ़ रहा है। अच्छा, जो मैं सोची थी वो नहीं है, ये फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है बेसिकली, ये है वो। ये देखिए, अब आप जब इसको करते हो ना, ये तो इसका ऑर्डर चेंज करेगा। सारे के सारे को अगर आपने अपर केस करना है ना तो ये तरीका है इसको अपर केस करने का। अगर आपने इसको लोअर केस करना है तो ये तरीका है। अगर आपने इसको सेंटेंस केस करना है कि मतलब पहले नेक्स्ट बड़ा होगा और फुल स्टॉप के बाद बड़ा होगा, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। हाँ जी आमना, बस मीटिंग एंड होने वाली है, 2 मिनट है अभी। अच्छा जी, ये हो गया। ये दोनों जो है ये बेसिकली होते हैं जैसे आपने स्क्वायर लिखना हो किसी चीज़ के ऊपर, किसी को पावर लिखना हो उसके लिए, अगर नीचे एक साइड पे पावर लिखनी हो तो उसके लिए टेक्स्ट इफेक्ट्स है, ये सारा जो है पैराग्राफ्स है, ये सारे जो है ये टेबल ऑफ कंटेंट के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ यहाँ पे बनाने लगी हूँ चैप्टर 1, ठीक है। ये हो गया मेरा चैप्टर 2। चैप्टर 1 के अंदर जो है ना मेरे पास एक सब हेडिंग है, सब हेडिंग ये है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगी, मैं चैप्टर 1 का सिलेक्ट करूँगी, इसको मैं जाके करूँगी हेडिंग 1, ठीक है। चैप्टर 2 को भी करूँगी हेडिंग 1, ठीक है। चैप्टर 2 है तो हेडिंग 2 नहीं करनी, हेडिंग 1 ही करनी है। अच्छा, क्योंकि वो दोनों सेम हेडिंग्स हैं, मतलब सेम लेवल की हेडिंग्स है। फिर मेरे पास सब हेडिंग है तो ये हो जाएगा मेरा हेडिंग नंबर 2। इसी तरह चैप्टर 2 के नीचे मेरे पास एक सब हेडिंग है तो ये हो जाएगी मेरी हेडिंग नंबर 2। ये करके अब मैं जब यहाँ जाती हूँ ना, इंसर्ट पे नहीं है, रेफरेंसेस में, तो यहाँ से डलता है टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ से आप कोई भी टाइप का टेबल ऑफ कंटेंट उठा सकते हो। ये टेबल ऑफ कंटेंट देखे आपने डाला है ना, तो ये देखिए चैप्टर 1 चैप्टर 2। एक मिनट मैं बताती हूँ जनेश। अच्छा, ये आपका आ गया चैप्टर 1 चैप्टर 2, और ये आपकी सेकंड हेडिंग है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको उस जगह पे लेके चला जाएगा। ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट डलता है। अच्छा जोनेश पूछ रही हो चैप्टर में हेडर फुटर लगाना होता है? जरूरी नहीं है, अगर आपने एंड नोट्स लिखने हैं तो फिर आप हेडर फुटर लगाओगे, अदरवाइज नहीं। रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है क्लाइंट क्या कह रहा है आपको, ठीक है। और हमारी मीटिंग का टाइम हो गया है ख़त्म, तो इंशाल्लाह अब हम मंडे से डिस्कशन करेंगे और मजीद प्लेटफॉर्म्स डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने सैंपल्स पे काम शुरू कर दें, कंप्लीट करें उन्हें, ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीक से जॉब्स पे अप्लाई करने लग जाए इंशाल्लाह। ठीक हो गया? ओके, देन अल्लाह हाफिज़।